हेलो बच्चों, आशा है आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जब आप ठीक हैं और स्वस्थ हैं तो आज हम लोग एक ऐसे पाठ के बारे में बात करेंगे जिसका हमारे मानसिक स्वास्थ्य से बहुत लेना देना है। पाठ का नाम है संस्कृति है क्या, और उसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। रामधारी सिंह दिनकर की आपने कविताएं तो बहुत पढ़ी हैं, बहुत ओजस्वी कविताएं होती हैं। भारत की प्राचीन गौरव गाथा का गायन किए हैं वो अपनी कविताओं में। लेकिन उनकी गद्य की भी कुछ रचनाएं हैं, कुछ निबंध हैं जो कि उतने ही मार्के के हैं, उतने ही उत्कृष्ट हैं। तो उसमें से एक रचना, उनका एक निबंध कि संस्कृति है क्या, ये आपके सिलेबस में, हाफ ईयरली के सिलेबस में। तो इसमें संस्कृति को और सभ्यता को, इन दोनों को डिफाइन करने की कोशिश किए हैं, परिभाषित करने की कोशिश की है। और इन दोनों को डिफाइन करने के क्रम में सभ्यता को उन्होंने एक बाहरी वस्तु और संस्कृति को भीतरी गुण बताया। एक और बात बता दूं कि ये चूँकि पाठ बड़ा है तो इसके ऊपर 2 वीडियो जो हैं आपको मिलेंगे। ये पार्ट 1 है, इसके बाद एक पार्ट 2 बनेगा। तो इस पाठ में सबसे पहले वो कहते हैं कि एक अंग्रेजी कहावत है, और वो अंग्रेजी कहावत ये है कि सभ्यता वह चीज़ है जो हमारे पास है, यानी कि जो चीज़ें, जो वस्तुएं हमारे पास हैं, जीवन जीने के क्रम में जिन वस्तुओं का सहारा हमको लेना पड़ता है वो सभ्यता की परिचायक हैं। और उन वस्तुओं को जिस प्रकार हम यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं, उन वस्तुओं को अपने प्रयोग में जिस तरीके से हम लोग लाते हैं, वह तरीका जो है वो संस्कृति है। तो संस्कृति वह गुण है जो हम में व्याप्त है, हमें व्याप्त है, यानी कि वह गुण जिसके कारण हम विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग कितने सलीके से करते हैं, यही है व्याप्ति। तो ये 2 चीज़ें ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि सामान्यतः पूछ देने पर कैसा जरा बताइए कि सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है, तो आदमी सोचने के लिए बाध्य हो जाता है कि यार सभ्यता और संस्कृति ये क्या है। ठीक है, नाम तो मैंने बहुत बार सुना है, लेकिन आखिर ये चीज़ है क्या। तो सभ्यता और संस्कृति जो है ये दोनों ही बहुत ही बारीक चीज़ें हैं, महीन चीज़ें हैं। इनका अंतर भी वही उनमें काफ़ी महीन अंतर है, बारीक अंतर है, और उसको समझना जो है वो ज़रूरी है। तो संस्कृति है क्या पाठ में मेन फोकस जो है वो लेखक का, वो संस्कृति के ऊपर। ये चूँकि नाम से ही हमारे पाठ का नाम क्या है, संस्कृति है क्या। अगर इस पाठ का नाम रहता सभ्यता है क्या, तो इस पाठ का अधिकांश हिस्सा सभ्यता को डेडिकेटेड होता, लेकिन इसका नाम क्या है, संस्कृति है क्या। तो ऐसे में संस्कृति के विभिन्न पहलुओं के बारे में बात की गई, द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर, कि भौतिक जगत की सभी वस्तुएं हमारी सभ्यता की प्रतीक हैं, परंतु उन सभी वस्तुओं को प्रयोग करने की जो विधि है वह संस्कृति है। ठीक है, ठीक वैसे ही जैसे शिक्षा और ज्ञान में अंतर है। शिक्षा क्या करती है, शिक्षा ग्रहण करके आदमी शिक्षित हो जाता है, ज्ञानी हो ये ज़रूरी नहीं है। और जो ज्ञानी व्यक्ति हैं उनका शिक्षित होना कोई ज़रूरी नहीं है। इसके सबसे बड़े उदाहरण हमारे संत कवि कबीर हैं। वो ज्ञानी थे, शिक्षित नहीं थे, लेकिन किसी भी शिक्षित से ज़्यादा संवेदनशील थे। और
प्रत्येक वस्तु के निर्माण में जिस ज्ञान का प्रयोग होता है उसे संस्कृति के माध्यम से ही अर्जित किया जाता है। कि चीज़ें बन रही हैं मनुष्य की भौतिक सुविधाओं को और ज़्यादा सुदृढ़ करने के लिए और ज़्यादा आरामदेह बनाने के लिए जिन चीज़ों का निर्माण मनुष्य जो है वो विभिन्न तकनीकों के प्रयोग से कर रहा है, और उनके निर्माण करने के क्रम में जो ज्ञान हम लोग अर्जित कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं डे बाय डे, वह संस्कृति का हिस्सा है। और ये संस्कृति जो है वो 10, 20, 50 सालों में बन जाती है, ऐसा नहीं है। सदियों से जो रहने, कहने, सहने, ओढ़ने, बैठने, जीने का जो हमारा तरीका रहा है वह संस्कृति का हिस्सा है। और ऐसे में किसी एक पार्टिकुलर काम को उठा करके आप किसी के बैठने, उठने, कहने के आचरण को उठा करके आप कह सकते हैं कि अच्छा ठीक है ये संस्कृति का है क्या उदाहरण, तो उसको ऐसे एक छोटे स्तर पे उसको नहीं कहा जा सकता, उसका स्तर व्यापक है। इस प्रकार दूध में मक्खन छुपा हुआ है, इस प्रकार फूलों में सुगंध छुपी हुई है, ठीक उसी तरह से हमारे जीवन में संस्कृति जो है हमको सुगंधित बनाए रखती है। संस्कृति संस्कार शब्द से आया है। आयुर्वेद में ऐसे बहुत सारे फल या फिर ऐसे बहुत सारी दवाइयाँ बनाई जाती हैं जो कि डायरेक्ट अगर वो पौधे से तोड़ करके, पौधे से निकाल करके अगर खा ली जाएं तो वो विष का काम करेंगी, जहर का काम करेंगी और उससे आदमी की डेथ हो जाएगी। लेकिन उन्हीं दवाइयों को जब विभिन्न प्रकार के जल में या फिर दूसरे किसी मटेरियल माने कि पदार्थ यानी कि दूसरे किसी फल या मूल से या उसके किसी सत्व से मिला करके जब कई दिनों तक जब रखा जाता है, जब उसको संस्कारित किया जाता है, तब वह जहर से दवा बन जाती है। तो संस्कार जो है वो हमको जीने का सलीका बताते हैं। ठीक है। पाठ में रामधारी सिंह दिनकर जी ने छोटा नागपुर नामक एक जगह का जिक्र किए हैं कि वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं, और ऐसी जगहें जो हैं बहुत सारी हैं, सिर्फ कोई नहीं, उन्होंने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, उदाहरण के तौर पे लिया है कि वहाँ पर रहने वाले जो प्रजातियाँ हैं, जो ट्राइब्स हैं, खाने पीने के मामले में, उठने बैठने के मामले में उनके घर जो हैं वो शायद उतने सभ्य ना लगे, मिट्टी के बर्तन वगैरह में हो सकता है वो भोजन करते हों, झोपड़ी वगैरह में रहते हों, तो ये उनकी सभ्यता के परिचायक है। लेकिन बेसिकली उनके भीतर अगर देखो तो वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। उनके पहनने ओढ़ने का तरीका सभ्यता, आज के वर्तमान की सभ्यता की दृष्टि से शायद लगे कि असभ्य हैं, लेकिन उन्होंने जिस वैल्यू को अब पीढ़ी दर पीढ़ी कैरी ऑन किया है, ढोया है, वह है उनकी संस्कृति। वह विनम्र है, विनयशील है। जीवन के मूल्यों को वो कपड़े और खाने पीने के बर्तनों से ज़्यादा महत्व देते हैं। संस्कृति को समझाने के लिए लेखक ने एक और उदाहरण दिया, हमारे ऋषि मुनियों का उदाहरण दिया कि हमारे ऋषि मुनि जो थे वो जंगलों में रहते थे। जंगलों में रहते थे, उनके पास कोई विशाल भवन महल नहीं हुआ करते थे, वो जंगलों में झोपड़ी लगा करके रहते थे, पशु पक्षियों के बीच रहते थे, प्रकृति के साथ रहते थे। लेकिन जंगल में रहने वाले लोगों के प्रति हमारी जो आधुनिक जो परिभाषा है वो क्या बोला, जंगली आदमी है, वह सभ्य नहीं है, इस तरह की बात हम लोग करते हैं। लेकिन जो ऋषि मुनि जंगल में रहते थे, शहर के लोग, राजवंश के लोग उनके यहाँ अपने संतानों को भेजा करते थे सभ्य बनाने के लिए, उनको संस्कृत करने के लिए, मॉडरेट करने के लिए, उनके जीवन के तरीक़ों को, जीवन जीने के तरीके को बदलने के लिए उनको वो गुरुकुल में भेजा करते थे, उन जंगलों में, आश्रमों में भेजा करते थे, जहाँ पर जा कर के वो
उन जंगल में रहने वाले ऋषि मुनियों के पास रह करके, उनके साथ रह करके वो ज़िंदगी के मायने समझते थे, ज़िंदगी का अर्थ समझते थे, मूल्य समझते थे। और वो ऋषि मुनि ही हमारी उस गौरवशाली संस्कृति के वाहक रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी जो हम लोगों को चीज़ें मिल रही हैं वो उन्हीं ऋषि मुनियों द्वारा लिपिबद्ध की गई पुस्तकों को पढ़ करके, समझ करके हम लोग वो चीज़ देख पाते हैं। पाठ में एक और बात कही गई है कि संस्कृति और प्रकृति ये दो अलग अलग चीज़ें। प्रकृति यानी कि स्वभाव, यानी कि नेचर, इसको संस्कृति नहीं माना जा सकता। प्रकृति स्वभाव क्या है? जन्म लेने के साथ ही प्राणियों में जो गुण कहो या फिर अवगुण वो रह जाते हैं, जैसे ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, ये सब भावनाएं रह जाती हैं। ये है नेचुरल चीज़ें, प्रकृति की चीज़ें हैं। कोई काम आप लोग देखे होंगे अपने आसपास, अपने ही परिवार में कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको लोग कहते हैं कि अरे उनसे मत बोलो यार, वो थोड़े गुस्से वाले हैं। अच्छा, उनसे ये बात तुम कह सकते हो, वो किसी बात का बुरा नहीं मानते। तो यह जो अंतर है वो क्यों आता है? इन प्रकृति द्वारा प्रदान की गई ये जो चीज़ें हैं जन्मजात, इनके ऊपर जो लगाम लगती है, जिस चीज़ से लगाम लगती है वह होती है संस्कृति। क्या है कि ईर्ष्या, मोह, राग, द्वेष ये सब प्रकृति प्रदत्त गुण हैं और इन सब गुणों पर अंकुश संस्कृति लगाती है। मनुष्य मन के इन दुर्गुणों पर जो समाज जितना अंकुश लगा दे वह समाज उतना ही सुसंस्कृत समाज माना जाता है। इसलिए कहते हैं कि कल्चर इज मोर फाइनर देन सिविलाइजेशन। ये महीन चीज़ है। आप टेबल पे खाना खाते हैं तो उसका एक टेबल मैनर होता है, लेकिन आप भोजन के दाने को कितना ज़्यादा सम्मान देते हैं वो आपकी संस्कृति डिसाइड करती है। ठीक है। सभ्यताएं जो हैं वो समय के अंतराल में बिखर जाती हैं। जब आप लोग इतिहास के चैप्टर पढ़ते होंगे तो उसमें आप लोगों के सर पढ़ाते होंगे कि ये मोहनजोदाड़ो की सभ्यता है, या हड़प्पा की सभ्यता है, या सिंधु घाटी की सभ्यता है, या नील नदी की सभ्यता है। थी कभी उस ज़माने में लोग ये सब किया करते थे। उन सभ्यताओं के बारे में बात होती थी। लेकिन लिटरेचर जो है वह सिर्फ सभ्यताओं के बारे में बात नहीं करता, वह संस्कृति के बारे में भी बात करता है। वो सभ्यता और संस्कृति दोनों का मिला जुला रूप जो है हम लोग साहित्य में देख पाते हैं। वरना रामधारी सिंह दिनकर को क्या पड़ी थी कि वो संस्कृति है क्या चैप्टर लिखते? वो इतिहास की ही बातें लिख देते कि ये इतिहास में सभ्यताएं हम लोग ऐसे ऐसे देखते हैं कि लोग ऐसे बर्तन यूज़ करते थे, ऐसे खाना खाते थे, ऐसे पोशाक पहनते थे, ऐसे उनके घर हुआ करते थे। लेकिन उनका मकसद ये नहीं बताना है कि किस सभ्यता में लोगों के घर कैसे थे, कौन से लोग किस प्रकार के भोजन करते थे और क्या उनकी भाषा वगैरह थी। ऐसा नहीं। उन लोगों के ज़िंदगी जीने के तरीके को वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। उस सभ्यता के दौरान लोगों में जीवन के मूल्यों के प्रति कितना आदर रहा, कितना रिस्पेक्ट रहा, कितना ज़्यादा उन सारे मूल्यों को उन्होंने आत्मसात किया, रामधारी सिंह दिनकर के लिए वो चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। संस्कृति हमारे लिए जैसे वायु है, वायु से हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, जीवन जी रहे हैं। जितनी ज़रूरत है
कमोबेश अगर हम कहें कि संस्कृति की भी आवश्यकता उतनी ही है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि संस्कारों के बगैर हम मनुष्यता की परिभाषा में फिट नहीं बैठ पाएंगे, अटेंगे नहीं। और एक लास्ट टॉपिक इस पार्ट 1 वीडियो में मैं तुम लोगों को मैं बोलूँगा, उसके बाद फिर अगले वीडियो में इसी चैप्टर का दूसरा हिस्सा जो है बात होगा। एक शब्द उसमें जिक्र किए हैं लेखक, अपस्टार्ट। ये अपस्टार्ट होता क्या है? कोई व्यक्ति जब अचानक से धनी बन जाता है, अचानक से किसी ऊंचे पोस्ट पर पहुंच जाता है और उस ऊंचे पोस्ट पर पहुंच करके अधिक रुपया पैसा प्राप्त करके अगर वह ज़्यादा विनम्र नहीं होता, ज़्यादा विनयशील नहीं होता और वह नकल करने लगता है अमीर लोगों का, धनी लोगों का, तो वह हंसी का पात्र बन जाता है। लोग उसको चिढ़ाने लगते हैं। तो यहाँ कहने का अर्थ क्या है कि आपको ऊंचा बनाती है आपकी संस्कृति, आपके भीतर जो विनम्रता की जो भावना है वह आपको ऊंचा बनाती है। आप गरीब हैं कि अमीर हैं, इससे कोई विशेष फर्क पड़ने वाला नहीं। अमीरों के पास जो अमीरियत है, धनी लोग जो धनी हैं उनके जीवन जीने का एक सलीका है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो लोग वैसे देखते आए हैं। कोई व्यक्ति अचानक से धनी हो जाता है और अचानक से जब वो नकल करने लगता है तो उसके लिए एक शब्द है नकलची बंदर। नकलची बंदर जो है वो दूसरे की नकल करता है और वो अपने ही प्राणों को जोखिम में डालता है। नकल करना वैसे भी अच्छी बात होती नहीं है। मौलिकता का जो वैल्यू है, मौलिकता का जो दाम है वह नकली चीज़ों का दाम नहीं है, नकली चीज़ों का उतना मूल्य नहीं है। तो हमारी जो सनातन धर्म के माध्यम से हमने जो संस्कृति अर्जित की है, ऋषि मुनियों द्वारा प्रदत्त जो चीज़ें हम लोगों ने अर्जित की है, उन मूल्यों को अक्षुण्ण बनाए रखने में आप सब विद्यार्थियों का, हम सब का एक बहुत बड़ा दायित्व है। और ये सिर्फ नहीं कि ऐसा नहीं कि खाने पीने, टेबल मैनर जो मैंने बात की, सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। यह संस्कृति आपके पूरे जीवन को कवर करती है, आपको ये मांझती है। मांझना माने क्या होता है पता नहीं? गाँव में जो बर्तन या फिर घरों में भी, आधुनिक शहरों में भी जो बर्तन जो है वो कालिख जब ज़्यादा लग जाती है, ज़्यादा देर तक आग पर रखने के कारण जब उसमें काले दाग पड़ जाते हैं तो उसको रगड़ रगड़ के मांजना पड़ता है विम बार से और जो आधुनिक जो साबुन आए हैं उनसे। लेकिन गांव में राख वगैरह से मांजा जाता है और उससे वो कालिख छूट जाती है। तो हमारे भीतर भी निराला की एक पंक्ति में बताता हूँ, बहा जननी जो तिरमय निर्जर, काट अंध उर के बंधन अस्तर। हमारे दिलो दिमाग पर जो बंधनों के, विभिन्न प्रकार के जो अंधविश्वासों के, रूढ़ियों के जो अस्तर हैं, लेयर्स हैं, लेयर पे लेयर जो है लगी हुई है, उसको काटने के लिए प्रार्थना करते हैं निराला जी माता सरस्वती से। और माता सरस्वती हैं कौन? वो ज्ञान की देवी है। और ज्ञान जो है वो है क्या? संस्कृति। संस्कृति और ज्ञान जो है एक सिक्के के दो पहलू भी कह सकते हो, या फिर वो एक ही है कह सकते हो, क्योंकि जब तक आप जागृत नहीं होंगे आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। चलिए अपना ख्याल रखिए। अगले दिन इसी चैप्टर का जो बाकी हिस्सा है उसके बारे में थोड़ी और बात होगी और उस तरह से ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके ऊपर जो प्रश्न होंगे वो आपको एज ए समर टास्क दिए जाएंगे। सुरक्षित रहिए। टेक केयर।